अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, शेयरिंग ऑफ चार्ज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, QVECU सिस्टम, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी कैसे निकाली जा सकती है, और एक स्फीयर है उसकी कैपेसिटी किस प्रकार निकाली जाती है, और अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी कि कैपेसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले कैपेसिटी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या है। कि कैपेसिटर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर लेते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है एक इंसुलेटर के द्वारा। उन कंडक्टर्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। एक कंडक्टर के ऊपर Q1 और दूसरे पे Q2। उनका पोटेंशियल एक कंडक्टर का V1 और दूसरे का V2। डेली यूज के लिए हम प्रैक्टिस में जो कैपेसिटर लेते हैं ना, उनके अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है, यानी Q और -Q। लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग। तो मान लीजिए पोटेंशियल क्या है, V1 और V2, और जो चार्ज है वो क्या है, Q एंड -Q। तो यूजुअली जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो चार्जेस तो क्या यूज करेंगे, Q एंड -Q, और पोटेंशियल क्या यूज करेंगे, V1 एंड V2। ओके। अब NCERT की आपके लिए प्रॉब्लम है, आपसे पूछा गया है, इवन ए सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज ए कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द अदर कंडक्टर एट इन्फिनिटी। कि एक कंडक्टर द्वारा क्या कैपेसिटर बनाया जा सकता है कि दूसरा कंडक्टर वो अगर आप इन्फिनिटी पे रख दें। तो ये आप क्वेश्चन को सोच के आप इसका आंसर बताएंगे। ओके, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये और दूसरा क्या है, ये वाला है। इसको चार्ज हमने दे दिया क्या, प्लस वाला, इसको कैसा चार्ज दे दिया हमने, माइनस का। लेकिन पोटेंशियल दोनों का क्या है, इक्वल है, सॉरी V1 एंड V2 है, नॉट इक्वल। अगर इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो पाएगी। V1 एंड V2 कंडक्टर क्या है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सिस्टम जो होगा कैपेसिटर का, उसके अंदर क्या होगा, एक कैपेसिटर कब बनेगा, जब दो कंडक्टर्स को इंसुलेटर के द्वारा जोड़ दिया, सेपरेट कर दिया जाएगा और उनको लार्ज अमाउंट में चार्ज आप दे दोगे। तो टोटल अगर चार्ज अगर आपसे पूछा जाता है कि कैपेसिटर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, क्योंकि Q तो एक के ऊपर है और -Q क्या है, दूसरे के ऊपर। तो नेट चार्ज अगर हम देखेंगे तो वो क्या निकलेगा आपके पास, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनके बीच में जो बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, E इज डिपेंड अपॉन टोटली ऑन Q। यानी कि अगर आप Q की वैल्यू को डबल कर दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों, कूलम्ब्स लॉ में हम क्या कहते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर, और जो 1/4πε0 जो इसके साथ में हम लगाते हैं, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, जितना ज़्यादा Q उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक बात और भी पढ़ रखी है कि जो V है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है E के ऊपर। और E किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, E डिपेंड कर रही है Q के ऊपर। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, V जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सेम थिंग। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया C, और उस C को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C क्या है यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस है, किसका, कैपेसिटर का। जो आपका C निकालने का यानी कि कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर, Q इज इक्वल टू CV। तो C किसके बराबर आ जाएगा आपका, C इज इक्वल टू Q/V। ओके, तो यहाँ से हम फॉर्मूले में देख रहे हैं जो C है वो किसके बराबर आ गया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जो C है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। यानी जो आपका कैपेसिटर है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूले में ज़रूर है लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
ओके। ये डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, यानी उसकी शेप, साइज, ये किससे सेपरेट कर रखा है, यानी इंसुलेटिंग मीडियम जो है उसके पास वो कौन सा है। ओके, यानी इट नॉट डिपेंड अपॉन किस Q एंड V, ओनली डिपेंड अपॉन शेप, साइज एंड क्या, सेपरेशन, कितनी दूरी पर है वो। ओके, और दूसरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ द इंसुलेटर, जो इंसुलेटर आपने यूज किया है उसके ऊपर। अगर यहाँ से हम डिफ़ाइन करना चाहें कि जो C है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो हमने पढ़ा C इजिकल टू Q/V। अगर V को हम 1 पुट कर दें तो C जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू कि किसके बराबर, गिवन चार्ज विच कैन बी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी बाय 1 वोल्ट। तो इस प्रकार हम वन कैपेसिटी, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि जो C है वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा अगर V की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज कर दी जाए किससे, 1 से। ओके, नाउ जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो कैपेसिटेंस हम C यूज कर रहे हैं ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी अगर यूनिट पढ़ेंगे हम तो यूनिट क्या होती है इसकी, अगर यहाँ से देखें ड्राइव यूनिट तो कूलम पर वोल्ट, वरना इसको बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट अगर पूछते हैं तो क्या है, फैरड। ओके, जो MKS सिस्टम में है, CG सिस्टम में होती है स्टेट फैरड, नोट कर लेना। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, M-1 L-2 T4 A2। अब अगर स्टेट कूलम और फैरड में रिलेशन पूछा जाता है तो एक फैरड जो है वो कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, 9 × 10⁻⁴, बोलिए क्या आएगा, 11 स्टेट फैरड। ओके, अब आपसे अगर प्रूव करवा ले कि 1 फैरड इजकल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड के बराबर होता है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो एक कूलम है ना उसमें कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, और एक वोल्ट है उसके अंदर कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, 1/300 स्टेट वोल्ट। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला जो है C = Q/V वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट। स्टेट कूलम में तो कितने हैं, 3 × 10⁻9, स्टेट कूलम में कितने हैं, 1/300। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ जाती है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। जो कैपेसिटर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तो आपके पास कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अगर वेरिएबल दिखाना है तो इसको इस प्रकार हम दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम यूज करेंगे यहाँ से वो क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, कैपेसिटर का यहाँ पे हमने देखा मीन्स द चार्ज स्टोर करने का है। ठीक है, यानी कैपेसिटर का क्या काम होता है, चार्ज स्टोर करना होता है। तो क्या कैपेसिटर ऐसा बनाया जा सकता है जो लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सके, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी जो कैपेसिटर है एक लिमिट तक ही चार्ज जो है वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। दो कंडक्टर हैं उनके बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं ना उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है जिसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन लिमिट, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लिया एयर यूज की है, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कितनी होती है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। For the separation between the conductor of the odor of 1 centimeter, the field correspond to the potential difference of 3 × 10⁴ volt becomes between the two conductor. Thus, the capacitor to be store the large amount of charge without leaking in the capacitor should be high enough so that the potential difference and electric field do not exceed
द ब्रेक डाउन लिमिट। क्या कह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अगर आप कंडक्टर्स के बीच में अगर सेपरेशन है, मान लिया वो हमने रख दिया कितना 1 सेंटीमीटर, तो जो फील्ड यहाँ पे बनेगी और जो पोटेंशियल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे वो कितना आएगा, लगभग 3 × 10⁴ वोल्ट उस कंडक्टर के बीच में। और ये जो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करेगा इतना लार्ज अमाउंट के लिए, तो ये लीक होने लग जाएगा और विदाउट लीकिंग जो है ये काम नहीं हो पाएगा। तो इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना हाई हम रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन लिमिट होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर 1 मीटर गिवन 1 कूलम चार्ज कि क्या कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, क्या उसको हम 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं? नहीं भाई, देखिए क्यों नहीं दे सकते। मान लीजिए आपके पास क्या है भाई 1 कूलम चार्ज अगर आप दे देते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी फॉर्मूला के हिसाब से, KQ/R²। दूरी कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर, रेडियस यानी 1 मीटर। तो आपके पास इस फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाती है 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हमारे पास ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से 1 मीटर रेडियस के ऊपर 1 कूलम जो चार्ज है वो हम नहीं दे सकते। ठीक है, आगे है कैपेसिटी ऑफ द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम कि कोई भी कैपेसिटी है वो हम किस प्रकार निकालेंगे अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपने दे रखा है। तो मान लीजिए आपके पास 2 कंडक्टर हैं, ठीक है, एक ये है और दूसरा क्या है आपके पास ये है। ओके, इसके ऊपर +Q चार्ज है और इसके ऊपर कैसा है -Q चार्ज है, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया क्या है VA, यहाँ पे क्या है VB। तो इस प्रकार अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा VA - VB। और तो यहाँ चार्ज अगर हम निकालें, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q = CV। तो Q किसके बराबर आ जाएगा C × VA - VB। तो इस फॉर्मूले से हम इक्वल और अपोजिट चार्ज दिया हुआ हो तो हम कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है कि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो किस प्रकार आप निकालोगे, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी मान ली हमने R। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें, मान लिया इसको हमने चार्ज दे दिया कितना +Q चार्ज दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका कितना आ जाएगा V = फॉर्मूला क्या है KQ/R। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो V कितना आ जाएगा आपके पास, V आ जाएगा क्या 1/4πε0 Q/R। अब V आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो C है ना वो किसके बराबर होता है Q/V। V की ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो C कितना आ जाएगा C = Q/1/4πε0 R। और उससे आगे क्या है आपके पास Q से Q कैंसिल। अब ये वाला जो 4πε0 है वो कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो C जो है आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितना बन जाता है 4πε0 R। ये क्वेश्चन आता भी है आपका 2 नंबर में, फाइंड आउट द क्या कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस R। तो ये आपका ये एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपको पूरा ये ड्राइव करना है और इसकी थ्योरी भी लिखनी है। ओके, अगर इसके अंदर हम मीडियम चेंज कर दें, यानी एयर की बजाय हम कोई और मीडियम रख दें, तो उसके लिए जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो ε0 है ना आपके पास, उसकी बजाय क्या यूज करेंगे हम ε0 εr, क्योंकि एप्सिलॉन जो m है वो किसके बराबर होता है ε0 εr। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कितने टाइम्स εr टाइम्स, क्योंकि हमेशा क्योंकि इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि एप्सिलॉन रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है >1 होती है। तो इस वजह से मीडियम के अंदर हमेशा ही मीडियम के अंदर किसी प्रकार का कैपेसिटर हो, अगर मीडियम है एयर के बजाय कोई दूसरा, तो जो
कैपेसिटी है वो मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है, यानी मीडियम की जो कैपेसिटी है वो वैक्यूम की बजाय या एयर के बजाय हमेशा ही ग्रेटर होगी। अब अर्थ के लिए अगर हम कैपेसिटी निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है अर्थ इज ए स्फीयर है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, देखिए जो फॉर्मूला कहता है इसकी C = Q/V। अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो अर्थ का V जो है वो कितना होता है 0, तो C जो है वो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे हमारे पास, क्योंकि अर्थ जो है एक स्फीयर का रूप है, तो इस वजह से उसकी रेडियस हम यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, अर्थ के लिए थ्योरेटिकल जो वैल्यू हम निकालेंगे 4πε0r, इससे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू हमने 6400 किलोमीटर रखी। ठीक है, और आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 10⁻⁻12। ओके, और पाई की वैल्यू 1 तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कितनी आती है 711 माइक्रोफैरड। देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं, देखो अर्थ कितना बड़ा स्फीयर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आई आपके पास 711 माइक्रोफैरड, यानी जो फैरड है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल 100 माइक्रोफैरड इज गिवन टू द न्यूट्रल स्फीयर, देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स 25 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। क्या दिया है आपको कि आपको C की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या है, Q निकालना है। ओके, क्या निकालना है, Q निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम, C = Q/V। Q कितना है आपके पास, Q नहीं दे रखा है इसने क्या दे रखा है, C दे रखा है। C कितना दे रखा है आपके पास, देखिए 100 माइक्रोफैरड, और V कितना दे रखा है आपको 25 वोल्ट। ओके, तो Q = क्या होता है CV, C = Q/V, तो Q क्या हो जाएगा आपका C × V। C कितना 100 × 10⁻⁻6, और साथ में कितना है 25। ओके, इसकी गुणा कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपके पास 2500। कितना आएगा 2500। ओके, गुना 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये हमें करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या 10⁻15 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी एंड अनदर न्यूट्रल बॉडी B, then potential difference between them becomes 20 वोल्ट, कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ सच सिस्टम। क्या दे रखा है आपको कि एक बॉडी A थी, एक दूसरी क्या थी B, तो A बॉडी से B बॉडी पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए इस प्रकार, कितनी 10⁻15। ठीक है, तो इसका मतलब जो A बॉडी थी उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, और B बॉडी थी उसके ऊपर कैसा हो गया नेगेटिव चार्ज। दो कंडक्टर हैं इस प्रकार। ठीक है, यहाँ कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहाँ कैसा हो गया नेगेटिव, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक कैपेसिटर की तरह। तो यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। C किसके बराबर होता है Q/V, तो C = आपके पास Q/V आ जाएगा। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है वो हम निकालेंगे, क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन के लॉ से कि जो Q है वो क्या होता है +-NE, और N की वैल्यू कितनी है 10⁻15। E की वैल्यू आप जानते हो अच्छे से 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से वो हमने रख दी। यहाँ से फिर आपके पास जो C है वो कितना आ जाएगा 8 × 10⁻⁻6। ओके, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे -19 है। आगे यूनिट क्या लगाओगे आपके पास, देखिए ये हमने यूज किया है वो किस रूप में वोल्ट में, ऐसा यूनिट जो है वो क्या आ जाएगी फैरड या 8 माइक्रोफैरड। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।